नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से आ रही है, जहां पर एनडीए के खिलाफ बिहार में चल रही है जबरदस्त आंधी और महागठबंधन के साथ हैं लेफ्ट की पार्टियां। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। एनडीए का सूपड़ा साफ होगा, इसका संकेत यहां पर मिल रहा है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में जातियों को लुभाने का खेल शुरू। क्या नीतीश कुमार का विकास का मॉडल खोखला है? ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, क्योंकि जिस विकास के मॉडल पर नीतीश कुमार नाज करते थे, अब जब चुनाव निकट है तो जातियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन है आज, क्योंकि पटना में नीतीश की रैली के साथ दिल्ली में चिराग पासवान करेंगे बड़ी बैठक और एनडीए से अपना रास्ता वापस मोड़ने के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू को और भाजपा को बड़ा झटका बिहार के विधानसभा चुनाव में एलजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी दे सकती है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबरें निकल के आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा के हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एनडीए के खिलाफ बिहार में चल रही आंधी, महागठबंधन के साथ है लेफ्ट पार्टियां। जी हां दोस्तों, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। एनडीए के कार्यकलापों से लोगों में भारी नाराजगी है और उनके खिलाफ राज्य में आंधी चल रही है। महागठबंधन के साथ सभी वाम शक्तियां चुनाव में उतरने को कमर कस ली है। पार्टी ने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली, किसानों की कंगाली, भ्रष्टाचार, अपराध आदि को चुनावी मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने परिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजद के साथ सीट बंटवारे पर बात चल रही है, एक साथ चुनाव मैदान में उतरने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ गठबंधन में सीपीआई 52 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें 26 पर जीत हासिल हुई, 6 सीटों पर सीपीएम की जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने लिए सीपीआई की वार्ता कमेटी को अधिकृत कर दिया गया है। राज्य सचिव राम नरेश पांडे के नेतृत्व में गठित इस टीम में ओम प्रकाश नारायण, राम बाबू कुमार और अवधेश राय शामिल हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी के राज्य कार्यकारिणी और जिला सचिवों की 2 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हुई। इस बैठक में सभी जिलों के पार्टी के मंत्री शामिल थे। सभी को अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी शुरू करने को कहा गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जातियों को लुभाने का खेल शुरू। क्या नीतीश का विकास का मॉडल खोखला है? जी हां दोस्तों, क्या विकास का नीतीश मॉडल खोखला है? क्या नीतीश को अपने काम और गुड गवर्नेंस पर भरोसा नहीं? अगर है तो फिर वे बार बार जातीय कार्ड क्यों खेल रहे हैं? नीतीश कुमार ने चुनाव से ऐन पहले घोषणा की कि किसी दलित की हत्या पर उसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश की इस घोषणा को चुनावी चाल कहा जा रहा है। विरोधी दलों का सवाल है कि अगर नीतीश को दलितों की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने इसे 2015 में क्यों नहीं लागू किया? अब जब विधानसभा का चुनाव होना है तो वे वोट के लिए दांव खेल रहे हैं। नीतीश के विकास दावा ढकोसला है, जातिवाद के नाम पर ही उनकी राजनीति चलती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन, पटना में नीतीश की रैली, दिल्ली में चिराग की बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा दिन साबित होने वाला है। कयास तो यह भी है बिहार की सियासत ही की कुछ धुंधली तस्वीरें भी साफ हो सकती है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली है। दूसरी तरफ लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने दोपहर 2 बजे दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान की इस बैठक को लेकर पहले से यह कयास लग रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वे बैठक में कोई बड़ा फैसला चुनाव और गठबंधन को लेकर ले सकते हैं। चिराग पासवान की बैठक और नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली पर सबकी नजर अब इसलिए भी होगी क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। SC/ST को लेकर जो फैसला बिहार सरकार ने किया है, चिराग पासवान ने चुनावी घोषणा बता दिया है। नीतीश कुमार को बकायदा चिट्ठी लिखकर चिराग पासवान ने उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं। जाहिर है चिराग पासवान इस हमले के बाद जेडीयू और एलजेपी के बीच की कड़वाहट और बढ़ गई है। यह सवाल भी है कि क्या नीतीश कुमार कल की वर्चुअल रैली में चिराग पासवान को भी जवाब देंगे, जैसा वे अक्सर करते हैं, बिना नाम लिए अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों का जवाब देते हैं या तंज कसते हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि चिराग पासवान के ताज़ा हमले में यह साफ है कि उनके तेवर नहीं बदले हैं और वे नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई लड़ने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में क्या दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद वाकई चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और आज जो हमला उन्होंने नीतीश कुमार पर किया है उसे इसी का संकेत माना जाए?
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, लालू बोले ये जो बिहार पर भार है नीतीश कुमार है। जी हां दोस्तों, बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आयोग के रुख से यह बात स्पष्ट हो गई है कि कोरोना काल की वजह से चुनाव टलने वाला नहीं है, लिहाजा सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। चुनावी जुमलों और नारों का सिलसिला तेज हो चला है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा देकर सत्ता में आई महागठबंधन के साझेदार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एनडीए संग मिलकर सरकार बनाने के बाद राजद सीएम नीतीश के उसी चुनावी नारों पर हमलावर है। राजद सुप्रीमो और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से सीएम नीतीश कुमार के बहुचर्चित नारे पर हमला बोला गया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है के तर्ज पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए राजद सुप्रीमो ने कहा है कि ये बात तो पक्की है, जो बिहार पर भार है नीतीश कुमार है। इस नारे के साथ ही लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से बिंदुवार नीतीश सरकार के कमियों को उजागर किया है। इससे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर उनके इसी नारे के तर्ज पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को पटना में शराब माफियाओं और पुलिस के बीच हुई गोलीबारों को लेकर तंज कसते हुए बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में बहार है, शराब की लड़ाई में राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप ने बदल ली विधानसभा सीट, महुआ की बजाय अब हसनपुर से लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी विधानसभा सीट बदलने का फैसला कर लिया है। तेज प्रताप यादव फिलहाल महुआ विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन विधानसभा का अगला चुनाव वह हसनपुर विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के सीट बदलने को लेकर लंबे वक्त से अटकलें लग रही थी, लेकिन अब खुद उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। तेज प्रताप यादव ने थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर हैंडल पर हसनपुर विधानसभा सीट को लेकर एक बैनर शेयर किया है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वह 7 सितंबर को हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं, जहां पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से वह तेज संवाद करेंगे। तेज प्रताप यादव महुआ की बजाय हसनपुर सीट से ही विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रिप्स पहुंचकर अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद से लगातार ये चर्चा जोरों पर थी कि तेज प्रताप को हसनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, और अब बिल्कुल वैसा ही होता दिख रहा है। आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव भी यह नहीं चाहते थे कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़े। महुआ में तेज प्रताप को कड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता था, लिहाजा उनके लिए एक सेफ सीट की तलाश थी। हालांकि जून के महीने में तेज प्रताप के बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी, लेकिन आखिरकार वह हसनपुर में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा विपक्ष। जी हां दोस्तों, विपक्षी दल संसद में सरकार को कोरोना से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने इस बारे में बताया है। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। उन्होंने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और झामुमो के हेमंत सोरेन जेईई, नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं। कांग्रेस की रणनीति बनाने वाला समूह एक बार बैठक कर चुका है और इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, संपर्क के सहयोगियों और समान सोच वाले दलों से संपर्क करने को कहा गया है, ताकि संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने पूर्व में कहा था कि समान सोच वाले विपक्षी दल संसद में एक साथ काम करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि संसद में ऐसे दलों के बीच आपसी तालमेल होगा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि विपक्ष की संयुक्त रणनीति के लिए विचार विमर्श चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मंत्री का दावा है कि भाजपा आरएसएस के इलेक्शन सर्वे से डर गई है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं। भाजपा नेता लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। आरएसएस के आंतरिक सर्वे से भाजपा डरी हुई है। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा 27 में से 27 सीटें हार रही है। जनता इस बार के उपचुनावों में भाजपा को नकार देगी। आरएसएस सज्जन सिंह वर्मा यह दावा एक कथित सर्वेक्षण के आधार पर कह रहे हैं। कांग्रेस 27 में से 27 उपचुनाव जीत रही है। ग्वालियर
चंबल संभाग में 16 सीटें हैं। भाजपा के 3 बड़े नेता 3-4 दिनों से वहां डेरा डाले हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। विशेष रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में ग्वालियर के दौरे पर आए थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही विद्रोही नेताओं से मिलते भी रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को पी चिदम्बरम की सलाह, कहा संकोच ना करें, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ले अधिक कर्ज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मांग को प्रोत्साहित करने और देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए सरकार को अधिक उधार लेने का रविवार को सुझाव दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने धन जुटाने के कुछ उपाय भी सुझाए, जिनमें FRBM मानदंडों में ढील, विनिवेश में तेजी और वैश्विक बैंकों से धन उधार लेना शामिल है। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के तहत उन्होंने राज्यों की माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के अलावा 50% गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरित करने, उन्हें खादान देने और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया, मांग व खपत को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे गरीब 50% परिवारों को कुछ नकदी हस्तांतरित करें। ऐसे सभी परिवारों को खादान दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाएं। खादान भंडार का वस्तु के रूप में मजदूरी भुगतान में उपयोग करें। बड़े सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू करें। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करें ताकि वे अधिक उधार दे सकें और राज्यों की GST क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। चिदम्बरम ने कहा, इन सबों को पैसे की जरूरत होगी, कर्ज लें, संकोच ना करें। उन्होंने सुझाव दिया, धन जुटाने के कुछ ठोस कदम इस प्रकार के हो सकते हैं। FRBM के प्रावधानों को सरल करें और इस साल अधिक कर्ज उठाएं। विनिवेश को तेज करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि की 6.5 अरब डॉलर की पेशकश का इस्तेमाल करें। अंतिम उपाय के तौर पर राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का तंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए वह ईश्वर को दोष दे रही हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के कारण नुकसान पहुंचा है, जो एक दैवीय आपदा है तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति पर दबाव इसके कारण और बढ़ेगा। इसके जवाब में राउत ने लिखा, जब भगवान को ही दोषी करार दे दिया जाए तो फिर मुकदमा किस अदालत में चल सकता है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इसके लिए सीधे सीधे ईश्वर को दोषी दे रही हैं। यह हिंदुत्व का अपमान है। यह किस तरह का हिंदुत्व है? राउत ने कहा, मंत्री की टिप्पणियां उस भारत के लिए उपयुक्त नहीं बैठती जो अपने आप को बढ़ती आर्थिक महाशक्ति बताता है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के पहले से लड़खड़ा रही थी। राउत ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में 23.9% की गिरावट आई और इसकी वजह मानवीय गलती एवं लापरवाह रवैया है। राउत ने लिखा, कोरोना वायरस महामारी और कमजोर अर्थव्यवस्था ईश्वर की इच्छा है तो फिर सरकार और सेना की जरूरत ही क्या है? ईश्वर सब देखेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का हमला, बोले युवाओं के गुस्से के तूफान से उखड़े बीजेपी के झूठे दावों के तंबू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रही समाजवादी पार्टी ने अब युवा और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मांग की है कि सरकार युवाओं, छात्रों, परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करे और इसके लिए यूथ चार्टर जारी करे। सपा सुप्रीमो ने कहा है, युवाओं के गुस्से के तूफान से भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों के तंबू खड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के लोग जवान आक्रोश से बचने के लिए मुंह छिपाए बैठे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज देश भर के युवाओं ने युवा और छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुटता की थाली पीटकर दिखा दिया है कि देश की आम जनता में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने साथ ही भाजपा को निष्ठुर बताते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी आज नैतिक रूप से शर्मिंदा हैं। सपा सुप्रीमो ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है। इस तस्वीर में कुछ युवा थाली पीटते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने यह ट्वीट #5 बजे 5 मिनट हैशटैग के साथ किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर शुरू हुई सियासत, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। जेडीयू के संरक्षण में बिहार में शराब को बेचा जा रहा है। शराब के पैसों से जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता हरखू झा ने कहा है कि जब से जेडीयू बीजेपी के संपर्क में आई है, शराब माफिया का मनोबल बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं के साथ खुद जेडीयू के कई जिलाध्यक्ष अवैध शराब के धंधे में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे में अवैध शराब कारोबार पर रोक संभव नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद सुशील सिंह को लोगों ने घेर लिया, युवाओं ने चुनावी वादे की याद दिलाई। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह कोच पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दौरान युवकों ने उनके काफिले को घेर लिया। यही नहीं, जमकर भड़ास भी सांसद के ऊपर निकाल दी। युवकों ने कहा कि सांसद जी सिर्फ वोट के लिए मत आइए, थोड़ा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दीजिए। आपने जो चुनावी वादे किए थे कम से कम उसको तो पूरा कर दीजिए। युवकों ने सांसद सुशील कुमार सिंह की बोलती बंद करा दी। युवकों ने पूछा कि आप युवकों को लेकर आज तक क्या किया है, अगर एक दो काम किया भी है तो सिर्फ उसको आप गिना दीजिए। युवकों के सवाल के आगे सांसद की बोलती बंद हो गई, वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। स्थिति को देखते ही सुरक्षा में तैनात जवानों ने ही मोर्चा संभाल लिया और कहा कि आप लोगों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। किसी तरह से सांसद को भीड़ से काफिले को बाहर निकाला। युवकों में इतना गुस्सा था कि वह सांसद को देखते ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक उनके काफिले को घेर लिया। बताया जा रहा है कि सांसद जीतने के बाद क्षेत्र के लोगों से मतलब नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं और फिर लापता हो जाते हैं, जिसके कारण सांसद को देखते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट के चक्कर में जेडीयू के नेता लगा रहे हैं तेज प्रताप का चक्कर, फोटो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगा है। ऐसे में राजनीतिक दल के नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में अपना पाला बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। जेडीयू के एक नेता की तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि वे टिकट मांगने के लिए तेज प्रताप से मिलने गए थे। वायरल हो रही तस्वीर एक दुकान है। बताया जा रहा है कि जो तस्वीर वायरल हो रही है गया के युवा जिला अध्यक्ष का कमलेश शर्मा का है। बताया जा रहा है कि उनको जेडीयू में दाल नहीं गल रही है तो वे तेज प्रताप के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रही इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि युवा जेडीयू गया के जिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा की तस्वीर तेज प्रताप के साथ किसी दुकान में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उस बात को बल मिलने लगा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलकर बाहर आने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का तंज, बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शराब माफियाओं ने एक दिन पहले ही छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की थी। इस घटना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोल दिया है। रविवार को ट्वीट कर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर तंज कसा। तेज प्रताप यादव ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के चुनावी नारे की तर्ज पर शायराना अंदाज में सरकार और मुख्यमंत्री पर तंज कसा। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, बिहार में बहार है, शराब की लड़ाई में राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। वहीं तेजस्वी ने भी इस ट्वीट के जरिए शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा ही है, साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पटना आर ब्लॉक रेलवे लाइन के समीप शराब उतारे जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफिया ने फायर झोंक दिया था। पुलिस पार्टी पर हुए इस हमले में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि एक शराब तस्कर भी घायल हुआ था। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जाती है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश सरकार को लेकर आक्रामक है। एक दिन पहले ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, जिसने 15 साल में कुछ नहीं किया वह 2 महीने में क्या करेगा।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 को लेकर राजद ने जारी किया पोस्टर, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था, विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की है। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लालू यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। देखना है तेजस्वी के इस पोस्टर के बाद जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।